नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में। आज डेट 8 अक्टूबर और आज की जितने भी इम्पोर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट क्या है? कोट है, सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते, बल्कि वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। और ये कोट है जॉन मैक्सवेल का। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक इंसान में काबिलियत होती है, लेकिन सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि जो सफल व्यक्ति होते हैं वो अपनी काबिलियत तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप उस चीज के लिए निरंतर मेहनत करते रहिए और एक न एक दिन आप वो सब कुछ हासिल करते हैं जिसकी आपको चाह होती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1950, बी 1969, सी 1975 या डी 1993। तो आप में से बहुत से लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1993। इस प्रश्न को हमने पिछले एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करा था, तो आप वहां जाकर के इस प्रश्न की व्याख्या को देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, ट्रायो विंस द फिजिक्स नोबेल प्राइज फॉर बिल्डिंग डिवाइस दैट डेमोन्स्ट्रेट्स क्वांटम टनलिंग। आप सभी को पता है कि इधर बीच जो है वो नोबेल पुरस्कार 2025 वितरित किए जा रहे हैं और हाल ही में मेडिसिन क्षेत्र में भी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार लोगों को दिए गए हैं। और आज का जो है हमारा टॉपिक है वो भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पुरस्कार किन किन लोगों को मिला है। तो ये पुरस्कार जो है वो 3 लोगों को मिला है और ये 3 लोग कौन कौन से हैं? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनेस। आपको बता दें कि ये जो पुरस्कार है इसकी घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की गई है। अगर उपलब्धि की बात करें तो क्वांटम दुनिया की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन्होंने प्रयोग किया, जिसके कारण इन्हें जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनका प्रयोग क्या था? इन्होंने विद्युत सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज की थी, जिसके कारण इन्हें पुरस्कार दिया गया। और इसी के साथ अब हम क्वांटम क्षेत्र में और अधिक प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, स्टडी फाइंड्स ट्रेंचेस एंड फेंच आर मेन कॉज ऑफ एलिफेंट इंजरीज डेथ। तो दरअसल हाल ही में वन्यजीव अध्ययन केंद्र यानी CWS ने एक अध्ययन किया और ये जो अध्ययन है उनका वो साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया और शीर्षक था उसका, दक्षिणी भारत के हाथी संघर्ष क्षेत्रों में सामुदायिक शमन निर्णय पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक कारकों पर निर्भर करते हैं। तो इस शीर्षक से जो है वो रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तावित किया और रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हम इनको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो अध्ययन है इसमें इन्होंने ये खुलासा किया कि खाई और सौर और विद्युत बाढ़ ऐसी जो बाधाएं हैं इनके कारण जो है हाथियों को नुकसान काफी हद तक पहुंच रहा है, जिसमें कि अगर हम कर्नाटक की बात करें तो ये जो अध्ययन है वो कर्नाटक और केरल के संघर्षग्रस्त भूभाग में किया गया था। और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हाथियों की चोटों का मुख्य कारण जो है वो खाइयां मानी जा रही हैं और इससे कुल 12.8% मौतें देखी गई। वहीं दूसरा है सोलर फेंस, इससे 25.5% मौतें हुई। अगर सोलर फेंस की बात करें तो सोलर फेंस जो है वो एक इलेक्ट्रिक बाड़ होती है जिसको कि सौर पैनल से ऊर्जा मिलती है। इसका उपयोग अक्सर जो है खेत और खेत की जमीन के किनारे जो है बाउंड्री के रूप में किया जाता है, ताकि जंगली जानवर या कोई ऐसा अपरिचित व्यक्ति जो है वो घर के अंदर या फिर सीमा के अंदर, बाउंड्री के अंदर प्रवेश ना कर सके। इसी के साथ केरल की बात करें तो केरल में बिजली की बाढ़ से 38.3% मौतें देखने को मिली है और इस तरीके से कुल 47 हाथियों की मृत्यु दर्ज की गई है। हालांकि इस रिपोर्ट में प्रभाव डालने वाले कारकों की भी बात की गई है। तो ये जो पूरा अध्ययन है आपका, इस प्रक्रिया को समझने के लिए कर्नाटक और केरल के कुल 507 ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और इसमें जिस मॉडल का प्रयोग किया गया उसका नाम है CART यानी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री मॉडल का इसमें उपयोग किया गया। और इसमें ये कहा गया कि जो सबसे मुख्य जो महत्वपूर्ण कारक है वो वर्षा है। तो वर्षा से 28% और इसके बाद ऊंचाई आता है 16.8% और भूमि स्वामित्व से है 15.7% जो है इनसे ये जो है प्रभाव डालते हैं हाथियों की मौतों पर।
और भूमि स्वामित्व की बात करें तो 15.7%। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इलाके होते हैं जहां पर बार बार जो हाथी होते हैं वो फसल को नुकसान करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो हाथियों का सम्मान करते हैं, जिसके कारण वो उन पर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं। और पर्यावरण के कारण जो है हाथियों की गतिविधियां भी बदलती रहती हैं। इससे जो है वो लोगों के हाथियों के साथ जो है तनाव और संघर्ष कम करने के तरीके भी प्रभावित देखने को मिलेंगे। और इसलिए जब हाथी से नुकसान होता है तब तुरंत प्रतिक्रिया देना कई बार सही नहीं माना जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि जब संघर्ष शुरू हो उससे पहले ही इसको रोकने का प्रयास किया जाए। और इसके साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि हाथियों के संरक्षण के साथ साथ लोगों की ज़रूरतों का भी संतुलन बना रहे, ताकि हाथी यानी पशु और मानव की जिंदगी जो है वो बेहतर हो सके। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है, टॉप कोर्ट आस्क्स स्टेट्स यूटीज टू फ्रेम रोड सेफ्टी रूल्स विद इन 6 मंथ। यानी कि सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया है। क्या दिया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 6 महीने में सड़क सुरक्षा के लिए जो है व्यापक नियम बनाने का निर्देश दिया है। और ये जो नियम है उसमें पैदल यात्री सुरक्षा, हेलमेट, गलत लेन में गाड़ी चलाना, अवैध ओवरटेकिंग, अवैध हुटर और लाइटें, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। और बात करें अब खंडपीठ की बात करें तो इसमें न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और KV विश्वनाथन की पीठ ने जो है ये आदेश दिया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि ये नियम जो है वो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 138(1)(a) और 210(d) के तहत बनाए जाएंगे। अब धारा 138(a) की अगर बात करें तो इसमें जो है वो राज्य सरकार को सार्वजनिक सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल यात्री और गैर यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहन की आवाजाही को विनियमित करने के लिए अधिकृत करती है। और दूसरा है धारा 210(d). तो 210(d) जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा अन्य सड़कों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए मानकों को निर्धारित करने का आदेश देती है। अब अध्ययन की बात करें तो इसमें जो है कि पिछले साल का डेटा भी लिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 35,000 से अधिक पैदल यात्री मारे गए, जबकि इसे 2023 में ही 54,000 से अधिक लोग जो है वो दोपहिया वाहन सवार थे और यात्रियों ने हेलमेट न पहनने के कारण अपनी जान गंवाई थी। तो ये जो पूरा सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपना निर्देश दिया है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझना भी एक बार जरूरी हो जाता है। तो एस राजशेखरन द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कि उन्होंने भारत में सड़क दुर्घटनाओं की जो बढ़ती दर है उनको जो है बार बार न्यायिक निर्णयों के बावजूद सड़क सुरक्षा के प्रति राज्य अधिकारियों के बेहद लापरवाह रवैये की ओर जो है उसमें ध्यान आकर्षित किया गया है। और इसके बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि हेलमेट कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जिसमें कि सवार और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य बताया गया है। तो इस लिहाज से ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट टू कम अप इन 4 स्टेट। ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो न्यूज़ क्या है हम एक बार समझ लेते हैं। 4 नई मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। तो आर्थिक मामलों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के कुल 18 जिलों में फैली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। अब ये जो परियोजना है इसे 2030 से 31 तक पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और लागत की बात करें तो इसकी कुल लागत है 24,634 करोड़ रुपए। और ये जो परियोजना है इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इस परियोजना से लगभग 3,633 गांवों को फायदा मिलेगा। और इसमें जो है कि कुल जनसंख्या की बात करें तो इसमें कुल जनसंख्या 85.84 लाख है। तो इतने लोगों को ये जो हमारी परियोजना, नई परियोजना, इससे लाभ पहुंचेगा। अब आगे समझ लेते हैं ये जो 4 परियोजनाएं शुरू करी जा रही है वो कहां से कहां तक शुरू की जाएंगी। तो पहली आपका वर्धा भुसावल महाराष्ट्र, यानी कि इसमें जो आपका महाराष्ट्र का वर्धा से भुसावल के बीच कुल 314 किलोमीटर लंबे ट्रैक का विस्तार किया जाएगा, जिसे कि 2 ट्रैक से 4 ट्रैक में बदला जाएगा। और इस पर कुल लागत की बात करें तो 9,197 करोड़ खर्च आएगा। इसके साथ ही दूसरा है गुजरात के वडोदरा से मध्य प्रदेश के रतलाम तक, इसमें कुल जो है 259 किलोमीटर जो है विस्तार किया जाएगा रेलवे लाइन का, जिसमें कि कुल आपका लागत जो है वो 8,885 करोड़ रुपए है। तीसरी है इटारसी को भोपाल और आगे मध्य प्रदेश के बीना से जोड़ने वाली ट्रैक लाइन, जो कि कुल 237 किलोमीटर लंबी है, होगी, जिस पर की कुल लागत की बात करें तो 4,329 करोड़ इसकी लागत है। वहीं अगली है महाराष्ट्र के गोंदिया से
जो है कि छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के बीच कुल 84 किलोमीटर के ट्रैक का विस्तार किया जाएगा, जिसकी कुल लागत है 2,223 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि ये जो परियोजना है इसको पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाया गया है, जिसका उद्देश्य जो है वो 16 मंत्रालयों को एक साथ लाकर कुशल रसद के लिए एकीकृत बहु मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है, डीआरडीओ ने सैन्य संचार में अंतर संचालन सक्षमता के लिए भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मानक 1.0 जारी किया। तो जैसा कि हमने देख लिया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एकीकृत रक्षा स्टाफ आईडीएस और तीनों सेनाओं के सहयोग से 7 अक्टूबर 2025 को डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान सैन्य संचार अंतर संचालन क्षमता के लिए भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मानक 1.0 यानी कि IRSA का जो है वो उद्घाटन किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है सैन्य संचार में अंतर संचालन सक्षमता को बढ़ाना। अब एक बार समझ लेते हैं कि IRSA है क्या। तो IRSA जो है सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो SDR के लिए एक मानकीकृत सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। SDR को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक वायरलेस संचार प्रणाली है जो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामेबल प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म से प्रतिस्थापित करती है, जिससे सिग्नल मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जैसे जो गतिशील रेडियो फंक्शन है वो संभव होते हैं। इसके साथ ये मानकीकृत इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, निष्पादन वातावरण और वेवफॉर्म पोर्टेबिलिटी तंत्र को भी परिभाषित करती है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका महत्व क्या है और इसकी उपलब्धियां क्या है। तो रक्षा संचार प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो पहले इसको 2021 में शुरू किया गया था और 2025 में इसका संस्करण 1.0 को भी स्वीकृत किया गया और इसी के साथ ये भारत का पहला राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर मानक है जो वैश्विक स्तर पर भी उपयोगी होगा और इस लिहाज से ये न्यूज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र के वर्धा और भुसावल के बीच ट्रैक विस्तार परियोजना की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं A 259 किलोमीटर, B 314 किलोमीटर, C 237 किलोमीटर और D 84 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा की तरह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।